साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके पद के कारण होती है, और दुनिया में कुछ महान हस्तियां ऐसी भी हैं जिनके होने से उस पद की पहचान होती है, पद की गरिमा बढ़ती है। हम ये जान लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके स्कूल कॉलेज की शिक्षा के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने भारत और अमेरिका में इतिहास रचा। उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे, उनके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसलों के बारे में चर्चा करेंगे, और इनमें से कुछ फैसले तो ऐसे भी हैं जिनमें उन्होंने अपने पिता के द्वारा दिए गए फैसलों को भी पलट दिया। नमस्कार, मैं जय कुमार आप सभी का इस मंच पर स्वागत करता हूँ। साथियों, शुरुआत करते हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के प्रारंभिक जीवन से। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई के एक शानदार परिवार में हुआ। शानदार इसलिए कि इनके पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो देश के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे हैं। इनकी माता श्री प्रभा चंद्रचूड़ संगीतज्ञ रही है, जिनके कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो पर भी आते थे। उनके शुरुआती स्कूल की शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से हुई, और इसके बाद बाकी की स्कूल की शिक्षा सेंट कोलंबस स्कूल से पूरी की। इसके बाद बात करते हैं उनके कॉलेज की शिक्षा के बारे में। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 1979 में दिल्ली के जाने माने कॉलेज, देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों की सूची में शुमार सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, लेकिन साधारण तरीके से नहीं, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑनर्स की सूची में टॉप किया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है, पूरे देश के बच्चों की इच्छा होती है कि यहाँ से पढ़ाई करें। साथियों, 1982 में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कैंपस लॉ सेंटर से LLB की है। इसके बाद 1983 में अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की उपाधि प्राप्त की। हार्वर्ड लॉ स्कूल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक अंग है, और ऐसे संस्थान तो अपनी पहचान के मोहताज नहीं होते हैं जहां से अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जैसे लोग पढ़े हों। इसके बाद यहाँ इन्हें इनलैक्स स्कॉलरशिप मिली, जोसेफ एच बील जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हुए। दरअसल जोसेफ एच बील पुरस्कार हार्वर्ड लॉ स्कूल ही प्रदान करता है। ये उस छात्र को प्रदान किया जाता है जो किसी एकेडमिक ईयर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के पाठ्यक्रम में हाईएस्ट ग्रेड प्राप्त करता है। 1986 में यहीं से जुरिडिकल साइंस यानी न्यायिक विज्ञान से डॉक्टरेट कंप्लीट की, यानी पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को शॉर्ट में पीएचडी या डी.फिल कहते हैं, और हिंदी में इसको विद्यावाचस्पति कहते हैं। हालांकि फिलोसफी का अर्थ दर्शन शास्त्र होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब गहन विज्ञान से लिया गया है, अर्थात किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक पर बहुत ही गहराई से अध्ययन करना, रिसर्च करना। हालांकि वो बात अलग है कि ऐसी महान उपाधियों को भी कुछ इंस्टीट्यूट इस तरह से बांटते हैं कि पीएचडी के नाम का मजाक बना रखा है, और इस तरह से मुख्य टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक पर चर्चा करना मुद्दे से भटकना कहलाता है, जैसे कि मैं अभी पीएचडी पर चर्चा करने लग गया। इसलिए चलिए वापस चलते हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की डिग्रियों में 2015 में एक डिग्री और जुड़ती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ ने इन्हें LLD में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। LLD का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन लॉ एंड लेगम डॉक्टर। ये भी कानून के क्षेत्र में होने वाली पीएचडी का ही एक रूप है। तो ये तो हो गई इनकी पढ़ाई की बात। अब करते हैं इनके न्यायिक करियर की बात। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अपने करियर की शुरुआत महाराष्ट्र बार काउंसिल में नामांकन करा के एक वकील के रूप में बंबई उच्च न्यायालय से की। इस दौरान इन्होंने संवैधानिक कानून और सार्वजनिक कानून में अपनी विशेष रुचि दिखाई, और सामाजिक मुद्दों पर इनकी विशेष रुचि शुरुआत से ही है। और 1997 में इन्होंने एक ऐसे मजदूर का केस अपने हाथों में लिया जिसे HIV एड्स होने के कारण नियोक्ता के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था, और इनकी अच्छी पैरवी करने के कारण हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि केवल मात्र HIV एड्स से संक्रमित होना किसी मजदूर के आजीविका के अधिकार को छीनने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि वह काम करने के लिए पूर्ण रूप से फिट था। 1988 से 1997 तक जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के साथ साथ बॉम्बे विश्वविद्यालय में कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। इसके बाद 1998 का साल इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि लिए हुए खड़ा था। मात्र 38 साल की उम्र में इन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया, जो कि 40 वर्ष से
कम उम्र के अधिवक्ताओं को रेयर ही किसी को दिया जाता है। इसके अलावा इसी साल में इन्हें एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर इन्होंने सन 2000 तक कार्य किया। 29 मार्च सन 2000 को न्यायिक प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत होकर बंबई हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। यानी अब मुकदमा लड़ने की बजाय निर्णायक भूमिका में आ गए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उनका दृष्टिकोण सीधा साधा ही था, लेकिन एक बार जस्टिस रंजना देसाई के साथ आपराधिक बेंच में काम करने का मौका मिला। उनके बाद उनके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आया और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए उनकी वास्तविक सामाजिक स्थिति को समझते हुए नारीवादी दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया। और इसका स्पष्ट रूप से प्रभाव 2021 के उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीशा वाले मामले में स्पष्ट रूप से दिखता है। इस मामले में इन्होंने कहा कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने पर भी विचार किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट से लंबे समय तक वहां पर काम करने के बाद 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए। और इसके बाद 13 मई 2016 का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी एंट्री होती है। और इसके लगभग 6.5 साल बाद अंत में 9 नवंबर 2022 का वो दिन, जिस दिन वे देश के सबसे बड़े न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करते हैं, जो पूरे देश के जुडिशियरी सिस्टम का मुखिया होता है। इसलिए इस पद को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं कहते, बल्कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पिता और पुत्र दोनों भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सेवा देने वाले बन गए। और किसी भी परिवार के लिए ये बड़े गर्व की बात है। लगभग 8 साल के सुप्रीम कोर्ट के करियर में, जिसमें न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों कार्यकाल शामिल हैं, उसमें उन्होंने लगभग 600 निर्णय लिखे और 1200 से ज्यादा बेंच का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने सभी तरह के मामलों में निर्णय दिए हैं, लेकिन उनके सबसे प्रभावशाली निर्णय संवैधानिक मुद्दों को लेकर रहे हैं। चलिए तो आज चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में जो सर्वाधिक चर्चा में रहे हैं, जिनमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ या तो बेंच के मुखिया रहे हैं या फिर उस बेंच के सदस्य रहे हैं। नंबर 1, अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कामचैन 2017। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि चुनावी उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। नंबर 2, 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने जस्टिस के.एस. कुट्टूस्वामी बनाम भारत संघ मामले में यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। इस मामले में तो इन्होंने एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया जो खुद इनके पिता के द्वारा दिया गया था, और ये मामला था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का मामला। नंबर 3, दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2018। इस मामले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के कार्यकारी प्रमुख नहीं है और प्रतिनिधि लोकतंत्र कार्यपालिका की एक अनिवार्य विशेषता होती है, इसलिए इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री की सलाह से बंधे हुए हैं, अर्थात वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में है, ना कि एलजी में, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर में। नंबर 4, नवतेज जौहर बनाम भारत संघ 2018। इस मामले में उन्होंने समलैंगिक संभोग को वैध करार दिया और धारा 377 को अनाचारी औपनिवेशिक कानून माना, जो समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस धारा में समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक अपराध माना गया था। एलजीबीटी व्यक्तियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के मामले में इसे पहला कदम माना जा सकता है। एलजीबीटी शब्द क्या है? एलजीबीटी शब्द का इस्तेमाल लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए किया जाता है। भारत में एलजीबीटी समुदाय के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें भेदभाव, अज्ञानता, सम्मान, हत्याएं, हमले, यातनाएं और पिटाई जैसी बहुत सी समस्याएं शामिल हैं। नंबर 5, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2019। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर से बाहर रखना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करने से
उनकी स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन होता है। और उन्होंने तो इस मामले को अनुच्छेद 17 का भी उल्लंघन माना कि अस्पृश्यता को यह प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 17, क्योंकि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं देना ऐसा मानने के बराबर है कि इस उम्र की महिलाएं अशुद्ध होती है। नंबर 6, ये मामला अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने से संबंधित है। जुलाई 2022 को एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहित महिला को ये कहते हुए गर्भपात की इजाजत दे दी कि केवल इस आधार पर किसी महिला को कानूनी रूप से गर्भपात कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह अविवाहित है। ये मामला अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा भी है। जब ये अधिकार एक विवाहित महिला को मिला हुआ है तो अविवाहित महिला को क्यों नहीं? और साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो बहुत दिनों तक देश की राजनीति में छाया रहा है, और वो मामला है अयोध्या भूमि विवाद 2019। लेकिन इस मामले पर चर्चा करना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि इस बारे में आपने इतना ज्ञान अर्जित कर रखा है कि मेरे द्वारा इसका वर्णन करना आपके समय की बर्बादी होगी। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। जिन मामलों पर अभी हमने चर्चा की है उनमें से 2 मामले ऐसे हैं जिनमें जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने अपने पिता के फैसलों को पलटने में भी संकोच नहीं किया। एडल्ट्री यानी व्यभिचार, और दूसरा प्राइवेसी। इस मामले में तो उनका स्पष्ट विचार है कि हमें इसी तरह की शिक्षा मिलती है कि हमें केवल न्याय करना है। जो फैसले मेरे पिता ने दिए थे वो उनके समय के हिसाब से सही थे, और जो फैसले मैंने दिए हैं वे आज के समय के हिसाब से सही हैं। और इसलिए इन फैसलों से ये साबित होता है कि एक न्यायाधीश के लिए न्याय से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता।